हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 10 वालों का हिंदी का पेपर हो चुका है। तो दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं हिंदी का पेपर का सलूशन। जी हाँ दोस्तों, पूरा सलूशन आज के वीडियो हम लोग बताने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों सेट, तो सेट जो है आपका 101 AF वाला सेट का पूरा सलूशन यहाँ करेंगे। जो हमें यहाँ पर मिला हुआ है उसी का हम लेकर के यहाँ पर आए। तो अगर आपका भी सेट यही है तो आप इससे आप मिला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन सा ऑप्शन सही, पूरा डिटेल में एक क्वेश्चन पूरा हम लोग विस्तार से जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट अपना जो पेपर दे करके आए हैं अपने पेपर से मिला लें, आंसर सही है या फिर नहीं। और दोस्तों चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर ऐसे वीडियो आपको पाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो आपको जैसा पता है कि 3 घंटे 15 मिनट का यहाँ पर समय मिला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन का क है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखना। 1 अंक का ये क्वेश्चन है भाई। अब चलिए दिखाते हैं आपको। पहला ऑप्शन दिया कि मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है, तो ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ दोस्तों, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जी है, लेकिन वो क्या है, निबंध है। मित्रता क्या है, आचार्य राम प्रसाद शुक्ल का क्या है, निबंध। इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। तो दोस्तों दीपदान जो है वो और डॉक्टर राम कुमार द्वारा ही रचित है, लेकिन वह महाकाव्य नहीं है, वह एकांकी है। इस कारण से ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। चलिए तीसरे की बात करें। तीसरा है रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, रंगभूमि जो है वो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। राइट आंसर यानी पहले का क का तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। चौथा ऑप्शन भी आपका गलत है। ठीक है, यानी कि भारतीय संस्कृति निबंध के जो लेखक है वो जयप्रकाश भारतीय जी नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके ये चैप्टर में है, आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ख है आपका कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का आपको नाम लिखना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको दिया किसी एक कृति का रचनाकार का आपको नाम लिखना है। यहाँ पर हमने सभी का लिख दिया है, आप जो आंसर लिखे आप मिला लीजिएगा। उजली आग जो है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया। कंकाल जयशंकर प्रसाद जी का है। पंचपात्र जो है पद्मलाल पुनाला बख्शी जी का है। इतिहास के पन्नों पर ये भगवत शरण उपाध्याय जी का है। मिला लीजिएगा, कौन सा आंसर आप लिख करके आए मिला लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर पूरा सोल्यूशन किया है ताकि आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, ग की तरफ बढ़ते कहता है आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पर 3 को मेंशन किया हुआ है। पहला भाई परमानंद जी द्वारा आप बीती लिखा गया है। महात्मा गांधी जी द्वारा सत्य के प्रयोग लिखा गया है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा तरुण के स्वप्न ये लिखा गया। अगर इसमें से आप कोई भी लिखे हैं तो सही आप मिला लीजिएगा, अगर इससे अलग भी लिखे हैं तो आप मिला लीजिए। यहाँ पर हमने फिलहाल 3 लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घ है आपका कि जहाज का पंछी किसकी कृति है। जहाज का पंछी किसकी कृति है। जयशंकर प्रसाद, फणीन्द्रनाथ रेणु, इलाचंद्र जोशी का, भगवती चरण वर्मा का। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा। यानी कि जहाज का पंछी जो है वो इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अंग की तरफ बढ़ते हैं। अंग कहता है साहित्य लोचन के लेखक का नाम बताइए। तो साहित्य लोचन जो है वो श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखा गया, यानी कि साहित्य लोचन के लेखक का जो नाम है वो श्याम सुंदर दास जी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का क बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 19, 17 और 20 यानी 19, 20 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए। यहाँ बात करते हैं प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख विशेषता आपको लिखना है या प्रवृत्तियाँ लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि सामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण इसमें किया गया था। लघु मानक की प्रतिष्ठा। ठीक है, लघु मानक यहाँ पर प्रतिष्ठा का वर्णन किया गया था। घोर अहंग निष्ठा का और विद्रोह का स्वर, ये सब इसका प्रवृत्तियाँ आप कोई भी एक लिख देंगे आपका। अरे इसमें 2 लिखना, 2 आप इसमें से लिख दिए होंगे तो आपका मान्य हो जाएगा। चलिए ख की तरफ बढ़ते हैं। ख कहता है कि रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कई सालों से लगातार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, आप लोगों ने लिखा भी होगा। तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता लिख दीजिएगा। काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। 2 हमने यहाँ पर मेंशन किया, 2 आपने लिखा होगा तो सही है, और इससे भी अगर अलग भी लिखें तो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ग की तरफ बढ़ते हैं।
ग है आपका गंगा लहरी रचना के कवि का नामोल्लेख कीजिए। ठीक है, गंगा लहरी रचना के कवि का नामोल्लेख आपको करना है। तो गंगा लहरी जो है वो पंडित जगन्नाथ मिश्र द्वारा लिखा गया है। अगर आप लिख दिए होंगे तो यहाँ से 2 नंबर आप आसानी से पा जाएंगे। चलिए, अब ये आपका ग तक आपका समाप्त हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। 2-2 यानी 6 अंक का यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये है आपका गद्यांश कुसंग का जो है सबसे भयानक होता है। तो दोस्तों ये मित्रता से लिया गया, 2 ही चैप्टर आपके हैं, तो ये मित्रता से लिया गया और इसके लेखक के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और व्यक्ति अपनी अथवा करके दूसरा है आपका ख वाला, दोनों में से एक कोई करना था। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है और यदि एक उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष उत्पन्न होता है। तो ये दोस्तों भारतीय संस्कृति चैप्टर का नाम है और ये जो लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर आप मिला सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी आप इसी तरीके से मिला करके लिख लीजिएगा, पद्यांश से है। ठीक है, ये पद्यांश का लिया गया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। उनकी एक रचना का आपको नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो अब ये रचना आप इनका जीवन परिचय आप लिख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद के बारे में हम जानते हैं, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती, ये सभी के बारे में आप लोग जानते हैं, तो आप लिख दिए होंगे। ठीक है, ख में उसी तरीके से आपके कवि का जीवन परिचय लिखना, सूरदास और रसखान मैथिली सरगुप्त। तो हमें लगता है कि आप लोगों ने इनको अच्छे से लिखा होगा, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है। ठीक है, और तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यह संस्कृत जो है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाम केंद्र अस्तित्व। यहाँ पर आप मिला सकते हैं कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृति साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल, यहाँ आप देख सकते हैं, और मुगल स्वराज से लेकर के यहाँ तक की अगर बात करें तो मुगल स्वराज दाराशिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उनके उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में ही किया या कराया गया। ठीक है, और दोस्तों ये चैप्टर का नाम बात करते हैं तो ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये श्लोक के बारे में बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु, ये दोस्तों संस्कृत भारतीय संस्कृत से लिया गया है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृत से ये आपका लिया गया है। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने मिला लिया है और इसका एक ही इसमें इम्पोर्टेंट था जो कि आपका 2020 में भी आया हुआ है और इसे आप लोगों ने किया भी होगा। ठीक है, इसमें कहा गया है दोस्तों, अगर बात करते हैं इसकी हिंदी अनुवाद की, तो इसमें कहा गया है कि सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। इतना ही सिर्फ इसमें आपको लिख देना था। ठीक है, लिखेंगे। अब प्रसंग में आप लिख सकते थे कि प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना का प्रकाश डाला गया है। संदर्भ आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति से लिया गया है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिख देना है और सिंपल सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख दिया होगा। ठीक है, ख की तरफ बढ़ते हैं, कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिख देना। मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑलरेडी आपको, ताकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाराणसी कस्या भाषायाम केंद्र अस्ति, यानी कि दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषा अस्ति, यानी वाराणसी में मतलब वाराणसी किस लिए भाषा का केंद्र यहाँ पर है, तो भारतीय संस्कृति भाषा का यहाँ पर केंद्र है। ठीक है, इसका दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीरा केन पूज्यते, तो वीरा वीरेण पूज्यते हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आपका ये वाला मैंने छोड़ दिया, अगर आपको पता है तो आंसर लिख लीजिएगा। और अगला है आपका कि भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वस्य स्रष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूल अस्ति, इसका ये आंसर होगा। तो इसमें आपको लिखना कट होता, 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना था। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने दिया भी होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 के क की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा कि हास्य रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव और तथा आपको परिभाषा लिखना था। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य या हंसी हो जाएगा, करुण रस का शोक स्थायी भाव हो जाएगा। परिभाषा आप लोगों ने लिखा होगा और इसका उदाहरण भी आप लोगों ने लिखा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर इसमें क्या है आपका स्थायी भाव और परिभाषा पूछा है, तो अगर उदाहरण नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा देखो, उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है। तो उदाहरण में अगर उपमा लिखे होंगे तो हरिपद कोमल कमल से, ठीक है। उपमेय में उपमान का यहाँ पर क्या क्या वर्णन किया गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, उपमा अलंकार यहाँ पर कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपने अलंकार भी अच्छे से लिख दिया होगा, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन, इसको याद करके ही आपको जाना है। जैसे सोरठा हो गया, सोरठा छंद या रोला छंद का लक्षण और उदाहरण आपको लिखना, तो ये आपने लिखा होगा। और चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के क की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द आपको बनाना है, ठीक है। तो ये उम्मीद है आप सभी ने बनाया होगा। तीन को आपको यहाँ पे लिखना, 5 दिया, 3 करना। चलिए बात करते हैं पहला अ से बनाना। तो अ से क्या बनाएंगे भाई, अनाथ, अहिंसा, अविश्वास, ये सब आप बना सकते हैं, ठीक है। आदि मत लिख दीजिएगा, ये आदि मतलब और सब कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक ही मेल लिखना था। दूसरा है अधि से क्या बनाएंगे आप, अधिकार, अधिपति, अधिकरण, ये सब आप बनाएंगे, ठीक है। आदि हमने लिखा है और सारे वर्ड आप बना सकते हैं। अगर दूसरा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उप से बनाना है तो क्या हो जाएगा, उपनाम, उपवन, ठीक है, उपकार, उपदेश, ये सब आप कर सकते हैं। अब अभि से बनाना है तो क्या हो जाएगा, अभिलाषा, अभिप्राय, अभिसार, ये सब आप बना सकते हैं। परि से अगर बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, परिजन, परिताप, परिभाषा, ये सब आप बना सकते हैं, ठीक है। परिजन, परिताप, परिभाषा, परिवार, ये सब आप बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। ख की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द आपको बनाना है। चलिए बात करते हैं, आई से बनाना है। आई से क्या क्या बना सकते हैं भाई, चतुराई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, गोराई, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपने बनाया होगा। दूसरा है आपका हट से घबराहट, आहट, चिल्लाहट, ये सब आप कर सकते हैं। और ता से बनाना था तो क्या बनाएंगे भाई, सुंदरता, मधुरता, महानता, ये सब कर सकते हैं। पन से बनाना तो बचपन, लड़कपन, भोलापन, बड़प्पन, ये सब आप बना सकते थे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। चलिए ग की तरफ बढ़ते हैं भाई। ग की निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। समास का नाम भी लिखना था दोस्तों, आप में 2 ही समास है, ठीक है। द्वंद्व और द्विगु दिया गया तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे कि आपका अन्न, जल, इसको अगर बीच में डैश हो तो आप आगमुद के क्या बनाएंगे, अन्न और जल लिख देंगे, द्वंद्व समास। समास का नाम क्या लिखेंगे, द्वंद्व समास। अब ये त्रिभुज है, त्रिभुज आप जानते हैं ऐसे बनता है ना, तो क्या लिखेंगे, 3 भुजाओं का समूह। देखिए 1 2 3 भुजाओं का समूह, इसे हम कहेंगे द्विगु समास। इसी तरीके से सप्तर्षि को 7 ऋषियों का समूह कहते हैं, ये भी द्विगु समास। जल थल, जल और थल, ये आपका हो गया द्वंद्व समास। उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। घ है आपका कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो अंगूठा को क्या लिख सकते हैं, अंगूठा का तत्सम रूप क्या होगा, अंगुष्ठ होगा। क्या होगा, अंगुष्ठ होगा। कपड़ा का वसन हो जाएगा, तालाब का आपका क्या हो जाएगा, तड़ांग हो जाएगा, ठीक है, तड़ांग हो जाएगा। और लाज का क्या हो जाएगा, लज्जा हो जाएगा, ठीक। चलिए अंग की तरफ बढ़ता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना। बहुत ही सिंपल सा ही आया है। आंख के बारे में हम लिख सकते हैं पर्यायवाची शब्द 2 लिखना था, नेत्र, चक्षु, नयन, ये सब नेत्र, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है पृथ्वी। पृथ्वी को हम जानते हैं भू बोलते हैं, भूमि बोलते हैं, धरती बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं। पृथ्वी तो हालांकि पूछा ही है, ठीक है, पृथ्वी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। भू, भूमि, धरती, वसुंधरा, ये सब आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तीसरा आपका वन। वन में आप क्या क्या लिख सकते हैं, विपिन, जंगल, कानन, और कोई लिखे होंगे मिला लीजिएगा अगर है तो, ठीक है। चलिए अगला है पक्षी। पक्षी में आप खग लिख सकते हैं, नभचर, पतंग भी आप पक्षी में लिख सकते हैं, इनके पर्यायवाची, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क है आपका कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद आपको करना और उस संधि का नाम लिखना। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपके सिलेबस में यड़ संधि ही दिया है, तो संधि का नाम आप आत्मूल के यड़ संधि लिख देंगे, 1 नंबर तो आपको मिल ही गया। अब बात करते हैं संधि विच्छेद। मात्राज्ञा का क्या लिखेंगे, संधि विच्छेद, मातृधन आज्ञा। उपरिक्तम का क्या लिखेंगे, उपरी धन उक्तम लिखेंगे। इत्यत्र का क्या लिखेंगे, इति धन अत्र लिखेंगे। और दध्यत्र के क्या लिखेंगे, दधिधन अत्र लिख लेंगे, ठीक है। चलिए ख की तरफ बढ़ते हैं। अगला कहता है कि निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखना है। फल का आया है, देखिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखना है, तो फल का क्या हो जाएगा, फला हो जाएगा। अगर मति का लिखे तो मत्ते या मतये आपका हो जाएगा, ठीक। इसका दूसरा है आपका, अगर मधु का लिखे होंगे तो मधु का क्या लिखेंगे, मधने लिखेंगे, और नदी का लिखेंगे तो नद्य लिखेंगे, ठीक। चलिए ग की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु लकार पुरुष वचन का उल्लेख आपको करना है। चलिए पहला जो दिया है
पठतु जो है वो लोट लकार का है प्रथम, और प्रथम का एक वचन है। अहसन जो है वो लंग लकार का है, प्रथम का बहुवचन है। ठीक है, आप देखिए हसाम का बात करते हैं, ये लोट लकार है, उत्तम पुरुष बहुवचन है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पटिशसी जो है ये मध्यम पुरुष एक वचन है, मिला लीजिएगा फटाफट। और ये क्या है आपका लिट लकार का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, घ की तरफ बढ़ते हैं। भाई घ आपको दिया कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। देशभक्त निर्भीक होते हैं, इसका अनुवाद संस्कृत में क्या लिखेंगे? देशभक्ता निर्भीका भवंती, होते मतलब भवंती। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ, इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ अस्ति। ठीक है, अगला लिखेंगे प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, तो प्रयाग गंगा तटे स्थित है, इस तरीके से आप लिखेंगे। दो का आपको करना था। ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, इसका आपको करके बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए पांचवें की तरफ बढ़ते हैं। कल मैं घर जाऊंगा, अहम स्वहम गृहम गश्यामी हो जाएगा, गमिष्यामी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। 11 का है निम्नलिखित में से किस एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, ये आप लिखे होंगे उम्मीद है। कहता है विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, खेल के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, क्रिकेट के बारे में भी लिख सकते थे, और खेल का महत्व में आप कुछ भी दिखा सकते थे। ठीक है, मेरा प्रिय कवि, तो कवि में आप जयशंकर प्रसाद का पता है, सूरदास का पता है, तो आप लिख सकते हैं, उनका जीवन परिचय ही आपको यहाँ पर छापना था। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, तो पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में आप लिख सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार लिख सकते हैं, इसका कारण क्या है, निवारण, ये सब आप आए दिन देखते रहते लिख सकते हैं, और सदाचार के भी आप लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। लिखता है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। अब दोस्तों बात करिए क ख ग करके दिया है, ये जो खंड काव्य है हर जिले का अलग अलग खंड काव्य, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा, तो आप लोगों ने इसका आंसर भली भांति दिया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आज सभी का पेपर अच्छे से गया होगा। बात करते हैं दोस्तों ये पेपर क्या हार्ड था या इजी था, तो दोस्तों बात करते हैं तो ये जो पेपर आया था वो आपका मीडियम आया था। ठीक है, मीडियम आया था, ना एकदम इजी आया था ना बिल्कुल हार्ड आया था, ये मीडियम पेपर आया था। और जो क्वेश्चन मेंशन यहाँ पे किया गया सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड में 19, 20 या 17, 18 में पूछे गए क्वेश्चन को ही यहाँ पर लाया गया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। अगर किसी स्टूडेंट का थोड़ा बहुत भी पेपर खराब गया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने वाला अगला जो पेपर उसका आप तैयारी में जुट जाइएगा, जो हो गया उसको भूल जाइएगा, अगला पेपर बेहतर बनाने की कोशिश करिएगा। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे पेपर दे करके। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।